नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार आपका होस्ट एंड दोस्त और लेकर आ गया हूँ आज का करंट अफेयर्स का मेगा शो। जैसा कि हम डेली करंट अफेयर्स का मेगा शो पढ़ रहे हैं और जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं उस सेशन को लेकर आपके सामने आता हूँ। साथ के साथ इस सेशन में आपको स्टैटिक जीके का पार्ट भी देखने को मिलता है और आपको स्टैटिक जीके के साथ ऐसा कंटेंट मिलता है जो कि आपका छोटा एग्जाम हो चाहे आपका बड़ा एग्जाम हो यूपीएससी लेवल का, वो सारे आज इसमें से कवर होते हैं। तो हम करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट, जो कि डेली मॉर्निंग में हम पढ़ते हैं 8 बजे से। डेली हमारी एक क्लास मॉर्निंग टू सैटरडे ये क्लास चलती है और संडे को अपना वीकली करंट अफेयर चलता है, जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर के और कुछ क्वेश्चंस हम स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स, एक्सरसाइज, महत्वपूर्ण योजनाएं सब कंप्लीट कर देते हैं। हम चलते साथियों आज के इस सेशन में, जो कि आपके लिए रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और आज की मोटिवेशनल लाइन पढ़ेंगे हम, जो कि बनाएगी आपको एक तरह से बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान और आपको बनाएगी एक तरह से मोटिवेट करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं आज की क्लास में। और आज का मोटिवेशन कोट है साथियों, आपका समय सीमित है इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर आप व्यर्थ मत करो। आपका जो टाइम पीरियड चल रहा है अभी हाल ही में, वो एक तरह से लिमिटेड टाइम है साथियों। जिस प्रकार आपकी वैकेंसीज आने वाली है, आपने फॉर्म अप्लाई कर रखे होंगे या नहीं कर रखे होंगे, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टारगेट आपका 2021 या 2022 ही होगा, इससे ज़्यादा आपका टारगेट नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो आपकी तैयारी का जो समय बच रहा है आने वाले दिनों में, क्योंकि आपको मेरे साथ लगे हुए 1 महीना तो निकल गया, 1 महीने में आपने कितना कुछ सीखा वो आप जानते हो, लेकिन आने वाला जो समय होगा वो बहुत जल्दी से निकलता जाएगा और आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाएगा। अभी जो दौर चल रहा है, इस दौर में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जिस प्रकार हम बात करते हैं कि अगर आपका कॉम्पिटिटर आलस्य, जो बात करते हैं आलस्य क्या होता है, आविष्कार की जननी होती है। अब गुरुजी ये तो हमने नहीं सुना आलस्य आविष्कार की जननी होती है, हमने तो ये सुना था आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। साथियों आलस्य एक चीज तरह से बात करते हैं तो आलस्य जिस कॉम्पिटिटर के एग्जाम में नहीं चलता, लेकिन अगर जिंदगी के रूल्स की बात करते हैं ना, जो आदमी सबसे ज़्यादा आलस्य होगा वो क्या करेगा, एक तरह से ढूंढ लेगा। क्या ढूंढ लेगा? एक तरह से ऐसा उपाय ढूंढ लेगा कि इस काम को मैं मतलब कम समय में और कैसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि उसका दिमाग क्या है, थोड़ा सा उस काम करने के लिए, जल्दी निकलने के लिए वो क्या करेगा, उस काम को थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेगा और उसके लिए अलग अलग टेक्निक की खोज करेगा कि अगर मेरे को ये पेन उठाना है, अरे ये पेन यहाँ पड़ा है, मैं आलसी आदमी हूँ तो इस पेन को कैसे मैं जल्दी से उठा के इस पर ले आऊँ। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। अपने लिमिटेड समय को आपको यूज़ करना है और लिमिटेड समय को यूज़ करके आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, आपसे 10 क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ रहा है तो आप एक काम करो 20 क्वेश्चन पढ़ने लग जाओ। अगर आपका कॉम्पिटिटर मैथ के 50 क्वेश्चन एक डेली में करता है तो आप 55 सोल्व करने लग जाओ। यदि आपका कॉम्पिटिटर, आपको क्या है, एक तरह से पढ़ाई होती है ना, ये पढ़ाई प्रैक्टिस और मेहनत मांगती है। पढ़ाई प्रैक्टिस और मेहनत के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। आपके जो कॉम्पिटिटर है, और कॉम्पिटिटर आप लाखों में नहीं, आजकल करोड़ों में हो गए। जो कॉम्पिटिशन अपन जानते हो आप, कितनी से वैकेंसी निकलती है और कितने फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, भीड़ के साथ नहीं लगे रहना। भीड़ के साथ लगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ से भी पढ़ रहे हो, कंटेंट पढ़ रहे हो, वो अच्छी तरह से कंटेंट पढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित करते रहना है। हम चलते इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे आज का पहला क्वेश्चन है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है। ये क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के विशेषज्ञों द्वारा सतत विकास रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो अभी हाल में आपने सुना होगा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपको मैंने बताया था, जिसके बारे में रैंकिंग जारी की गई थी, दुनिया की रैंकिंग। दुनिया की रैंकिंग की बात करते हैं तो दुनिया में SDG डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब डेवलपमेंट गोल की हम बात करते हैं तो इसमें कितने गोल रखे गए हैं? तो ये गोल रखे गए हैं साथियों, कितने गोल रखे गए हैं? 17 गोल्स इसमें रखे गए हैं, जो कब तक कंप्लीट करना है? ये कंप्लीट करने हैं सभी देशों को 2015 से 2030 के पीरियड में, 2015 से 2030 के पीरियड काल में ये कंप्लीट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर बात करते हैं वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में दुनिया की में भारत की रैंक आई है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में
इस साल 117वीं रैंक। 117वीं रैंक किसकी आई है? तो ये भारत की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत की रैंक आई है। जो कि पिछले साल की बात करें तो पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल भारत की रैंक थी 115 और इस साल दो नंबर पीछे खिसक गया भारत और वर्तमान में कितनी रैंक आई है? अभी हाल ही में 117 रैंक आई है। अगर भारत में ही अगर बात करते हैं, भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में तो एसडीजी में सबसे पहले कौन आया है? तो वो आया है साथियों केरल राज्य। कौन सा आया है? केरल राज्य इसमें सबसे टॉप पर आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने गोल है? 17 गोल है। अगर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, एसडीएन जो एसडीएसएन के विशेषज्ञों द्वारा रिपोर्ट निकाली गई है, इसमें भारत की रैंक आई है 120वें नंबर पे। कितनी आई है? 120वें नंबर पे भारत की रैंक आई है। कितने देशों में से आई है? तो गुरुजी ये आई है 165 देशों में से भारत की रैंक 120वीं आई है। 120वीं रैंक कितनी आई? किस में से आई है? 165 देशों में से भारत की रैंक 120 में आई है। सबसे टॉप पर कौन रहा है? तो सबसे टॉप पर रहा है साथियों फिनलैंड। कौन रहा है? फिनलैंड इसमें सबसे टॉप पर रहा है। फिनलैंड सबसे टॉप पर इसमें रहा है। किसमें? एसडीएसएन में। अब मुझे ये बता दीजिए आप किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है? इस गोल में 17 महत्वपूर्ण गोल्स है। 17 महत्वपूर्ण गोल्स की हम बात करते हैं तो इसमें से 4 या 5 गोल आपको याद रखने बहुत जरूरी है। अगर आप 4-5 या गोल याद रखते हो तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोल नंबर 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गोल नंबर 3 कौन सा है, 2 कौन सा है, 4 कौन सा है, 5 कौन सा है। अगर 17 के 17 आप याद नहीं कर सकते तो इन 5 प्रमुख गोल्स को आप याद कर लीजिएगा। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ आपको 5 गोल्स। जो शुरुआत के 5 गोल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। ठीक है, बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की फर्स्ट, एसडीजी फर्स्ट, एसडीजी 2। एसडीजी फर्स्ट में क्या जाएगा साथियों? तो एसडीजी डेवलपमेंट गोल्स में सबसे पहले गोल्स रखा गया है कि आपको गरीबी मुक्ति देश बनाना है, मतलब गरीबी मुक्ति देश बनाना है। और इसका टारगेट रखा है भारत ने 2030। दुनिया ने कितना रखा है? 2030 इसका टारगेट रखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जो पहला गोल डिसाइड किया गया है गरीबी मुक्ति बनाना, गरीबी मुक्ति देश बनाना, इसका टारगेट रखा गया है 2030। दूसरी बात रखी गई है भूखमरी। भूखमरी को एक तरह से खत्म करना। जो अपन बात करते हैं ना कि देश दुनिया में हंगर इंडेक्स डे मनाते हैं, अपन कब मनाते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप छाप दो। लेकिन भूखमरी की अगर हम बात करते हैं तो भूखमरी दूसरा गोल रखा है और उसमें बताया गया है कि भूखमरी को खत्म करना है। क्या करना है? भूखमरी को इसमें क्या करना है? खत्म करना है। अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 की तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 के अंतर्गत क्या लिखा गया है? हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य का अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल इसके अंतर्गत रखा गया है, जिसमें जैसे कि अभी कोरोना महामारी चल रही है, पैंडेमिक चल रही है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत इसके बारे में ख्याल रखा गया है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नंबर की 4 की बात करते हैं, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4 की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्वालिटी एजुकेशन, मतलब बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। क्या? बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। एसडीजी नंबर 5 की हम बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 5 की बात करते हैं तो इसमें लैंगिक समानता की बात की गई है। किसकी बात की गई है? लैंगिक समानता की इसमें बात की गई है। लैंगिक समानता की इसमें बात की गई है। तो आपके लिए 17 गोल्स है, 17 गोल्स है, 17 डेवलपमेंट एसडीजी डेवलपमेंट गोल्स में। और 17 गोल्स में से 5 महत्वपूर्ण गोल्स है, जिसमें कि पहला है गरीबी मुक्ति, दूसरी है भूखमरी, तीसरी नंबर की है हेल्थ, चौथी नंबर की है क्वालिटी एजुकेशन और 5वें नंबर का है आपका लैंगिक समानता। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु है, 5 सस्टेनेबल गोल्स है जो आपकी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आने लायक है। और अभी हाल में भारत की रैंक दुनिया में कितनी आई है? भारत की रैंक आई है साथियों 117वीं रैंक की, जो पिछले साल 115 में था, इस साल 117 रैंक पे आया है। और साथ के साथ में भारत की बात करते हैं तो इस गोल को पूरा करने के लिए केरल राज्य टॉप में आया है। और अभी हाल ही में जो एनीमिया मुक्त भारत की बात की है उसमें कौन आया था? मध्य प्रदेश आया था। इसकी भी आगे हम बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 120वें नंबर की। और अभी हाल में जो एसडीएसएन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें भारत की रैंक जो है 120 है और सबसे टॉप पर कौन आया? फिनलैंड आया। तो देखो आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट की रिपोर्ट 2021 की आ गई है। ये पूरे भारत जो पूरा वर्ल्ड का मैप मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें जो बात की गई है कि 2015 से ऑल मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो अडॉप्ट की गई है उनके द्वारा ये मनाया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसके द्वारा ये रैंक जारी की गई है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत ने कितना स्कोर प्राप्त किया है, तो भारत ने सातों इसमें स्कोर प्राप्त किया है 60.1। एसडीजी में कितना स्कोर किया है भारत ने, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत ने 60.1 स्कोर प्राप्त किया है 100 में से। और भारत की रैंक कितनी आई है, 120-165 में से, 120-165 में से इसमें आई है। ठीक है, ये भारत की हमने बात कर ली है इंडिया की। ठीक है, आगे चलते साथियों, आगे बात करते हैं इसी में। तो देखो आप, दिस ईयर फिनलैंड वाज रैंक्ड हाइस्ट इन द इंडेक्स। फिनलैंड की हम बात करते हैं तो फिनलैंड ने कितना स्कोर किया है, तो फिनलैंड की 165 में से एक नंबर भी रैंक, फर्स्ट नंबर पे कौन आया, फिनलैंड देश आया, फिनलैंड देश आया है। अगर हम बात करते हैं एसडीजी इंडेक्स में फिनलैंड ने कितना स्कोर किया, तो इसने स्कोर किया है साथियों 85.9, लगभग 86 नंबर इसने प्राप्त किए हैं। एसडीजी इंडेक्स स्कोर में 86 अंक इसने प्राप्त किए हैं। स्पेलर आवर स्कोर की बात करते हैं, मतलब एक तरह से एवरेज जो 69.8 इसने प्राप्त किए। तो आपको ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, फिनलैंड का स्कोर कितना था, भारत का स्कोर कितना था, टॉप पे कौन आया था, और जो बात करते हैं इंडिया की रैंक कितने देशों में से आई थी, 165 देशों में से 120वीं रैंक इंडिया की आई थी। ये टॉप 10 कंट्रीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और टॉप 10 कंट्रीज की हमने बात कर लेंगे। तो टॉप 3 आपको ध्यान रखनी है। टॉप 3 में पहले नंबर में फिनलैंड, दूसरे में स्वीडन, पहले में तो फिनलैंड है और दूसरे में कौन है साथियों, स्वीडन है, और तीसरे में कौन है, तो तीसरा आपको ध्यान रखना है डेनमार्क है। कौन है, डेनमार्क है, ये डेनमार्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथा में जर्मनी, पांचवा में बेल्जियम, छठा में ऑस्ट्रेलिया, सातवें में नॉर्वे, आठवें में फ्रांस, नौवें में स्लोवेनिया, और बात करते 10वें में एस्टोनिया। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इधर इनका स्कोर कार्ड दिया हुआ है, किसको कितना स्कोर प्राप्त करना है। ठीक है, आगे चले। ये आपके 17 गोल्स है, जिसमें कि 5 महत्वपूर्ण गोल्स की मैंने बात कर लिया आपके सामने। गरीबी मुक्ति, भूखमरी, हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन और लैंगिक असमानता, ये 17 गोल्स इसमें है। और इस 17 गोल्स के अंदर जो बात करते हैं फिनलैंड ने किन किन को बताया, मतलब अच्छा गोल प्राप्त किया है, तो रिडक्शन हेल्थ एजुकेशन एनर्जी वाटर पीस, मतलब शांति, रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी, लैंगिक असमानता के बारे में ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया। इन सभी चीज़ों को इसमें बात की है। फिनलैंड के लिए क्या क्या चुनौतियाँ थी, तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ इसमें लड़ाई, सतत खपत, जैव विविधता के नुकसान को उन्मूलन, उत्पादन के तरीके आदि ऐसी चुनौतियाँ जिनका फिनलैंड ने सामना करना पड़ा। और इन्हीं चुनौतियों के सामना करने के बाद फिनलैंड क्या है, टॉप पर आया। यदि कोई देश 17 गोल्स के टारगेट को पूरा कर लेता है, इन सभी चुनौतियों को पूरा कर लेता है, तो वो टॉप आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको पता है कोविड-19 जो अभी हाल ही में पेंडेमिक बनी है, दुनिया के लिए महामारी बनी हुई है, उसमें भी इसने क्या किया, महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है इसके विकास को। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ आपको सारा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो साथियों एक बार इस सेशन को जबरदस्त शेयर कर दो और सभी साथियों को बता दो। ठीक है, आगे चले और आगे चलते और बात करते हैं साथियों इसी में सेकंड नंबर के क्वेश्चन की। हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है साथियों आज का, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 16 जून 2021 को विवा टेक के 5वें संस्करण में किसने अपना मुख्य भाषण दिया। तो अभी हाल में जो विवा टेक की बात करते हैं, तो विवा टेक का कौन सा संस्करण हुआ, 5वां संस्करण हुआ। और इसमें अभी हाल ही में अपना मुख्य भाषण दिया है साथियों मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। किन्होंने दिया है, तो इन्होंने दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी कौन है, भारत के प्रधानमंत्री है, भारत के पीएम ने इसमें क्या किया है, अभी हाल ही में जो बात करते हैं विवा टेक के 5वें संस्करण में जो बात कर रहे हैं, इसमें अपना मुख्य भाषण दिया है। और इन्होंने इसमें क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसमें बात की है। और ये विवा टेक क्या है, तो ये यूरोप में होने वाला एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दुनिया का सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्टार्टअप की जो कंपनी है वो कंपनी है। ये दुनिया की लार्जेस्ट स्टार्टअप
कंपनी की बात करते हैं, स्टार्टअप कंपनी है। और ये कहाँ की कंपनी है साथियों, तो ये यूरोप की कंपनी है। कहाँ की है, यूरोप की कंपनी है। अगर इसमें बात करते हैं, अभी हाल ही में जो विवाटेक का 5वां संस्करण हुआ है, यह कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है साथियों पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर हुआ है, पेरिस फ्रांस में ये हुआ है। कहाँ पर हुआ है, पेरिस फ्रांस में ये हुआ है। किसकी बात करें अपन, विवाटेक के 5वें संस्करण की बात कर रहे हैं, जिसमें कि मुख्य भाषण किसने दिया था, मुख्य भाषण दिया था नरेंद्र मोदी जी ने। अगर हम बात करते हैं कि ये संस्करण कब से स्टार्ट हुआ था, तो आप जानते हो 5वां संस्करण हुआ है। तो 5वां संस्करण कब हुआ है, 2021 में हुआ है। इसका मतलब शुरुआत कब से हुई होगी, 2015 से या 2016 से, तो गुरुजी 2016 से इसकी शुरुआत हुई होगी। तो विवाटेक की बात करते हैं तो 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी विवाटेक संस्करण की, जिसका 5वां संस्करण था। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इसमें क्या लिया था, भाग लिया था और मुख्य भाषण दिए थे। मुख्य प्रवक्ता के तौर पे मोदी जी को बुलाया गया था। दुनिया की लार्जेस्ट स्टार्टअप कंपनी है। ये सारी बात हमने कर ली। जो कहाँ की कंपनी है, यूरोप की कंपनी है। और इसका 5वां संस्करण कहाँ पर हुआ था, पेरिस फ्रांस में इसका संस्करण हुआ है। बात कर लिया, आगे चलते हैं और बात करते हैं सातों इसी में। तो देखो आपको बताता हूँ मैं, एक सेकेंड, ये देखो इसमें एप्पल के सीईओ टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ और फेसबुक के चेयरमैन मार्क जुकरबर्ग जैसे कॉर्पोरेट लीडर भी शामिल होंगे। तो अभी हाल ही में जो बात करेंगे विवाटेक, ये दुनिया की लार्जेस्ट स्टार्टअप कंपनी है। तो इसमें कौन कौन शामिल होंगे, तो इसमें शामिल होंगे एप्पल के, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा ना, एक सेकेंड, इसमें एप्पल के जो बात करते हैं सीईओ, एप्पल के सीईओ कौन है, टिम कुक। कौन है, टिम कुक इसमें शामिल होंगे। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ, माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बात करते हैं कौन है, तो प्रेसिडेंट अभी हाल ही में तो साथियों आजकल की बात है, सत्य नारायण जी प्रेसिडेंट बन गए हैं। ब्रैड स्मिथ कौन है, ब्रैड स्मिथ ने इसमें भाग लेंगे। और साथ में साथ आपको पता है फेसबुक के जो बात है किंग है, वो फेसबुक की बात करते हैं तो मार्क जुकरबर्ग भी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। तो आपको इनके भी नाम ध्यान रखने हैं, एप्पल के सीईओ टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ और साथ के साथ मार्क जुकरबर्ग, जो कोई नहीं जानता सब जानता है, मार्क जुकरबर्ग इसमें शामिल होंगे। देखिए इसमें बात करते हैं तो अन्य प्रमुख वक्ता के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, स्पेन का प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और विभिन्न यूरोपीय देशों के मंत्री और सांसद इसमें भाग लेंगे। और इसमें मुख्य प्रवक्ता के रूप में कौन भाग लेगा, भारत के कुछ नसीबी से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें भाग लेने वाले हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ये कब से कब तक आयोजित हो रहा है, तो ये आयोजित हो रहा है 16 जून से 19 जून के बीच में। कब आयोजित हो रहा है, 16 जून से 19 जून के बीच में ये आयोजित हो रहा है। आगे चलते हैं और बात करते हैं तो पीएम मोदी टू डिलीवर की नोट एड्रेस्ड एट 5th एडिशन टू विवाटेक टुडे, ये बात कर लेते हैं। और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मोदी जी को बुलाया गया था 16 जून 2021 को, यह बात करते हैं। और मोदी जी ने इसमें भाषण दिया था अच्छी तरह से, और मोदी जी ने ये सारी चीज़ें इसमें बताई थी जो आपको पीडीएफ के थ्रू देख लेनी है। इस अवसर पर जो बात करते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति सारे शामिल हो गए, मैंने ये आपको बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार इस सेशन को दबाकर शेयर कर दो। सभी मंत्रिमंडली को बुला लो जो कि आपके साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि आपके सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस प्रकार आप जहाँ पर लिंक सेंड कर सकते हो, सबको ये सेशन एक बार दबाकर शेयर कर दो। आगे चलते चाहते हो और बात करते हैं इसी में, तो आगे बात करते हैं तीसरे नंबर की क्वेश्चन की। हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है साथियों, अभी हाल ही में किसने एक नई पहल शुरू की है, अभी हाल ही में किसने एक नई पहल शुरू की है, तो ये बात करते हैं, इसे रिपोर्ट करें, इसे साझा ना करें, ये रिपोर्ट करें, इसे साझा ना करें। ये एक पहल है, एक पहल का नाम क्या है कि इससे रिपोर्ट करें। क्या नाम है, इसे रिपोर्ट करें, इसे रिपोर्ट करें, इसे साझा ना करें, इसे साझा ना करें। अब ये किस प्रकार की पहल है, देखो समझाता हूँ मैं आपको। तो ये तो अभी हाल में किसने किया है, तो ये किया है फेसबुक ने। किसने पहल की है, फेसबुक ने की है भैया, मार्क जुकरबर्ग जी ने। मार्क जुकरबर्ग जी ने ये स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा साथियों कि जैसे आपके मोबाइल चलाते हो,
मोबाइल चलाते हो तो आप देखते हो सोशल मीडिया में फेसबुक या व्हाट्सएप पे कोई ऐसा मैसेज आ जाता है तो दुनिया उसको क्या करती है, मतलब देखो काम की चीज़ों को तो कोई शेयर करता नहीं है। आप भी जानते हो, आप भी ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, आप भी यूट्यूब चलाते होंगे, आप भी फेसबुक चलाते होंगे, आप भी इंस्टाग्राम चलाते होंगे, आप भी कुछ भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप पे जुड़े होंगे, तो कोई भी काम की चीज़ों को तो शेयर करता नहीं है। लेकिन कुछ अटपटी सी चीज़ आ जाती है जिससे थोड़ा सा क्या होता है कि दिमाग में ऐसा लगता है हाँ भाई ये सही है और सबको भेजना चाहिए, तो एक धड़ाधड़ फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सब में क्या करना चाहते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, एकदम से शेयर करने लग जाते हैं। कोई भी कॉमेडी हो या कोई भी ऐसा अश्लील वीडियो हो या कोई भी ऐसी गंदी बात हो या फिर किसी प्रकार की किसी भी प्रकार की लड़कियों के इमेजेस हो या मतलब अलग तरह से अनहोनी जो चीज़ें होती है जो काम की नहीं है, उनको क्या कर देते हैं, लोग बांट देते हैं, शेयर कर देते हैं और वो बिना जानबूझ के इसको कर देते हैं, मतलब बिना सोचे समझे इसको कर देते हैं। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए फेसबुक ने एक पहल स्टार्ट की है कि इसे रिपोर्ट करे, इसे साझा ना करे, एकदम से मतलब शेयर ना करे, फॉरवर्ड ना करे और दोस्त दुनिया को नहीं बताए अपने संस्कार कि मैं हमेशा है, इनको क्या है रोकने का प्रयास करे। तो ये पहल की है जिस पहल का नाम है इसे रिपोर्ट करे, इसे साझा ना करे। आपने जैसे देखा होगा कि गाँव में या शहरों में जो छोटे बच्चे हैं, उन छोटे बच्चे बचपन में ही मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। अब वो मोबाइल चलाना सीख जाते हैं तो उनके माँ बाप सोचते हैं, क्या वो सोचते हैं, और देखो हमारा बेटा, वो क्या बोलते हैं, हमारा बेटा तो मोबाइल में सब कुछ जानता है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि हमारा बेटा कौन सा फॉरवर्ड मैसेज कर सकता है, हमारा बेटा क्या कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर वही बात करते हैं एजुकेशन के सेक्टर में, तो आपको बताए कोई भी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं करता। जो बच्चे सीरियस होते हैं वही बच्चे सेशन को शेयर, लाइक, कमेंट या पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। आप पता ही नहीं तो दुनिया भर की वीडियोज़ यूट्यूब में उपलब्ध है, दुनिया भर के जो कॉमेडी है, दुनिया भर की बातें, ये सब फेसबुक या व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार की पहल स्टार्ट की है कि इनको रोका जाए, इन्हें साझा नहीं किया जाए, कोई गंदी बातें इनको साझा नहीं की जाए, इनको रोका जाए। तो ये फेसबुक ने इसे रिपोर्ट करे, इसे साझा ना करे, ये पहल स्टार्ट की है। और इसमें जो नेहा धूपिया एक्ट्रेस है, नेहा धूपिया एक्ट्रेस का इसमें साथ है, नेहा धूपिया एक्ट्रेस का इसमें साथ है और इनके माध्यम से ये पहल स्टार्ट की है, इन्होंने मिलकर स्टार्ट की है, नेहा धूपिया के साथ इन्होंने मिलकर ये स्टार्ट किया है। अगर हम बात कर लेते हैं भैया फेसबुक दादा की, तो 4 फरवरी 2004 को क्या होता है, फेसबुक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको बताना है, मार्क जुकरबर्ग इसकी क्या है, मार्क जुकरबर्ग क्या है भैया, इसके हेड है, मार्क जुकरबर्ग इसके हेड है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फेसबुक के बारे में। आगे चलते हैं तो आपको पता है अभी हाल ही में IIT इंदौर क्या किया था, IIT इंदौर टॉप 3 रैंक में आई थी, जिसमें बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस ऑफ बेंगलोर शामिल था, IIT रोपड़ था और साथ के साथ इसमें IIT इंदौर था। ये किस में शामिल किए गए हैं, तो ये वर्ल्ड की रैंकिंग में शामिल किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और टॉप 100 में इन्होंने रैंक बनाई है IIT इंदौर ने। ठीक है, हम चलते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उससे पहले इसके बारे में जानते हैं कि जो साइबर पीस फाउंडेशन है, इसके द्वारा ये सब नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से स्टार्ट किया गया है। इसे पहल रिपोर्ट इट नॉट शेयर इट इंडिया, इस बारे में ये पहल की गई है। ठीक है, लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल शोषण सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि बालकों को उनके लिए एक तरह से ये सारी चीज़ें रोका जाए, बालकों को ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया जाए, इस प्रकार का कंटेंट उनके सामने लाया ना जाए। इस तरह से ये पहल स्टार्ट की गई है। तो फेसबुक ने लॉन्च किया है न्यू इनिशिएटिव टू टैकल चाइल्ड अब्यूज कंटेंट टुडे आफ्टर NCPCR नोटिस। ठीक है, ये फेसबुक लॉन्चेज रिपोर्ट डोंट शेयर इट इनिशिएटिव, ये बात करते हैं। तो ये बात कर ले मानसी, ये नेहा धूपिया और ये दिख नहीं रहा ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, ये चाइल्ड एफिजी को रोकने के लिए किया गया है कि बच्चों में क्या किए गलत मानसिकता बच्चों के अंदर ना लाई जाए। ठीक है, ये सारे इस रिपोर्ट में दिया हुआ है। फेसबुक आल्सो पार्टनर्ड विद बॉलीवुड एक्टर्स नेहा धूपिया हु
runs a community freedom to feed on the Instagram which is a safe space for women to speak। महिलाओं को बोलने के लिए ये स्वतंत्रता प्रदान करती है। इस प्रकार की अगर कोई रिपोर्ट करना चाहता है या कॉल करना चाहता है तो आपको पता है इस प्रकार की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा 1098 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 1098 हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किए गए हैं। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं फेसबुक का 4 फरवरी 2004 को हुआ था स्टार्ट और इसका मेनू ना कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है और मार्क जुकरबर्ग इसकी क्या है, CEO है। चलते हैं बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी हम बात करेंगे, जिसकी हम बात करें भारत का पहला ग्रीन फंगस मामला। क्या भैया, दुनिया हो गई फंगस, जिंदगी हो गई फंगस। ग्रीन फंगस मामला अभी हाल ही में कहाँ पर आया, तो ग्रीन फंगस आया साथियों कहाँ पर, ग्रीन फंगस आया मध्य प्रदेश में। कहाँ आया, मध्य प्रदेश इस बार टॉप में रहा और मध्य प्रदेश में सामने आया ग्रीन फंगस। मध्य प्रदेश में सामने आया ग्रीन फंगस। अब इसमें होगा क्या, तो पहले तो मुझे आप ये बता दो, इसका आंसर तो हो गया मध्य प्रदेश। किस राज्य में कोविड रिकॉर्ड रोगी में रिपोर्ट किया गया है, तो ग्रीन फंगस का मामला मध्य प्रदेश में रिपोर्ट किया गया। पहले कौन सा आया था, ब्लैक फंगस। कौन आया था, ब्लैक फंगस। दूसरा कौन आया था, वाइट फंगस, और तीसरा कौन सा आया साथियों, तीसरा आया था येलो फंगस। कौन सा आया था, येलो फंगस। आगे बात करते हैं, चौथा कौन आ गया, ग्रीन फंगस। कौन आ गया, ग्रीन फंगस। अब बताओ फंगस हो रही नहीं हो रही, अब बताओ। अब आपकी कोई इच्छा हो तो उसे भी जारी कर दो, आप इच्छा जारी कर दो कि मुझे तो इस कलर में फंगस चाहिए, इस कलर में फंगस चाहिए, तो वैसा भी उपलब्ध हो जाएगा आने वाले दिनों में। ऐसी बात नहीं है, दुनिया में सारे फंगस आने वाले हैं, येलो, वाइट, ब्लैक, ग्रीन, सारे फंगस आ रहे हैं। इसका मामला जो बात करते हैं ये किसको प्रभावित करता है, तो ये आँखों को प्रभावित करता है। क्या करता है, आँखों को प्रभावित करता है, बहुत ही ज़्यादा ये आँखों को प्रभावित करता था। और इसमें क्या होता था, इसका वैज्ञानिक नाम था म्यूकरमाइकोसिस। क्या नाम था साथियों, म्यूकरमाइकोसिस इसका वैज्ञानिक नाम था। अगर इसी में हम बात करते हैं वाइट फंगस में, तो वाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम था कैरिडोसिस। इसमें वैज्ञानिक नाम था। ये आंतरिक अंगों को प्रभावित कर रहा था। क्या कर रहा था, आंतरिक अंगों को ये प्रभावित कर रहा था, जैसे कि आपकी त्वचा है, नाखून है, इनको ये प्रभावित कर रहा था। येलो फंगस का जो मामला कहाँ पर सामने आया था, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में साफ देना है। ग्रीन फंगस का बात करते हैं तो ग्रीन फंगस का मामला आया है साथियों, किस में आया है, तो ग्रीन फंगस का मामला आया था मध्य प्रदेश में। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम है एस्परगिलोसिस। क्या नाम है, एस्परगिलोसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। एस्परगिलोसिस का वैज्ञानिक नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके वैज्ञानिक नाम जो कि आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में ये मामला सामने कैसे आया, तो मध्य प्रदेश में मामला इस तरह से सामने आया साथियों कि एक तरह से हम बात करते हैं, जो कोविड-19 का रोगी था वो रोगी ठीक हो चुका था, फिर बाद में उसको प्रॉब्लम होने लग गई और उसके सामने जो बात करते हैं तो उसकी जो जाँच कराए तो उसमें एक तरह से ग्रीन टाइप का फंगस सामने आया। उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया मुंबई में। कहाँ शिफ्ट कर दिया, तो उनको मुंबई में शिफ्ट कर दिया। बात करते हैं हम आगे, देखो चलते हैं इसी में। तो देखो आपको मैं बताता हूँ, तो ये 34 वर्षीय एक मरीज था जिसको ग्रीन फंगस का सामने आया था। ये सोमवार को इंदौर का एक निजी अस्पताल में उसमें सामने आया था। और इसमें क्या होता है, तो जिसके फेफड़ों की हम बात करते हैं साथियों, तो इसके लंगस जो है, लंगस की हम बात करते हैं तो 90 से 90%, 95% इसके फेफड़े खराब हो चुके हैं। क्या हो गए, इसके फेफड़े खराब हो चुके हैं, मतलब इसमें क्या पाया गया, संक्रमण पाया गया। किसमें, इस आदमी के, 34 वर्षीय आदमी के। और वही 34 वर्षीय आदमी कहाँ का था, गाजियाबाद का था, जिसको क्या मिला था, येलो फंगस मिला था। याद है आपको, ये सारी चीज़ें आज पता चलती है। और ये ग्रीन फंगस हरिन कवक का पता चला था, जो म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक से भी अलग है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो ग्रीन फंगस में बताता हूँ आपको, पहले बात करते हैं। देखो
इंदौर रिपोर्ट फर्स्ट केस ऑफ ग्रीन फंगस इन्फेक्शन जो कि कहाँ पाया गया, इंदौर के बाद में। इस तरह का एक ग्रीन फंगस है, जो देख लो आप किस तरह से इसकी डिजाइन एक तरह से बहुत अच्छी लग रही होगी आपको, लेकिन ये खतरनाक भी उतना ही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ग्रीन फंगस का मामला सामने आ गया है और ये इंडिया का फर्स्ट केस है ग्रीन फंगस का जो रिपोर्ट किया गया है मध्य प्रदेश इंदौर में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आफ्टर ब्लैक व्हाइट येलो नाउ फर्स्ट केस ग्रीन फंगस इज रिपोर्टेड इन मध्य प्रदेश। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश एक तरह की लैंड लॉक कंट्री है। क्या है? लैंड लॉक कंट्री। गुरुजी लैंड लॉक कंट्री क्या होती है? तो लैंड लॉक कंट्री वो होती है जो किस प्रकार की किसी भी प्रकार की सीमा समुद्र से नहीं लगाती, उसकी क्या होती है? स्थलीय सीमा होती है। और भारत का हृदय है मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी भोपाल है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। लोकसभा की सीटें 29 है, राज्यसभा की सीटें 11 है। अगर बात करते हैं विधानसभा की सीटें 230 है। अभी हाल ही में इसके राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क 11 है। पन्ना, वन विहार, माधवखाना, बांधवगढ़ और प्रियदर्शनी जो बात करते हैं इस तरह के यहाँ के नेशनल पार्क है। इंपॉर्टेंट रोल रखता है मध्य प्रदेश। आने वाले एग्जाम में आपके सामने इसमें से क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाएगा। आपको पता है मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में, कौन सा? कुनो नेशनल पार्क में 10 क्या मंगाए जा रहे हैं? अफ्रीकी चीते मंगाए जा रहे हैं। ये आपको अगर भूल गए तो वापस से रिवीजन कर लो कि मध्य प्रदेश के 10 अफ्रीकी चीते कहाँ मंगाए जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में मंगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की अभी हाल ही की चर्चाओं में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश ने और क्या क्या काम किया था? तो मध्य प्रदेश में अंकुर योजना, क्या कहते हैं? बात कर रहे हैं अंकुर योजना। अंकुर योजना की हम बात करते हैं तो कहाँ पर लॉन्च की गई है? ये मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। एक पौधा लगाओ, पौधा लगा के उसमें सेल्फी लो और सेल्फी लेने के बाद 30 दिन के बाद उसे वापस वहाँ भेज दो। प्राणवायु दे, प्राणवायु जो ऐप है उसमें भेज दो। वायु दत्त जो ऐप बहुत बात करते हैं मध्य प्रदेश में, ऐप में अपलोड कर दो। 30 दिन के बाद फिर सेल्फी लो, पौधा बड़ा होने के बाद उसको वापस क्या कर दो? सेल्फी लेके भेज दो। फिर आपको इसमें स्टेट लेवल में डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या किया जाएगा? अवार्ड दिया जाएगा। तो कुनो नेशनल पार्क में 10 अफ्रीका चीते मंगाए जा रहे हैं। 5 चीता है और 5 जीते। अंकुर योजना जो कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की हम बात करते हैं तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है साथियों जबलपुर पे। जबलपुर कहाँ पर है? तो जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे। कहाँ पर है? नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की हम बात करते हैं। तो ये अंकुर योजना, ये सारी चीजें कहाँ की है? तो ये बात कर रहे हैं अपन मध्य प्रदेश की जो रिसेंट डेज में अपन ने पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ मध्य प्रदेश के बारे में आपको सारी चीजें समझ में आई होगी और मजा आ रहा है पढ़ने में तो एक बार थम्स अप जरूर कर दो और मुझे बता दो हाँ कि सर बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाओ और बताते जाओ कि कैसा आपको सेशन लग रहा है। चलते हैं आगे, बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आज का आज का तो 5वें नंबर की हम बात करते हैं। ग्रीन फंगस आपको समझ में आ गया। फंगस के बारे में एक तरह से आपको पूरी बात याद रखनी है। अगर फंगस के बारे में आप ध्यान रखते हो तो सारी चीज़ें आपको आने वाले एग्जाम में क्या होगा? बहुत अच्छे तरीके से आप क्या कर लोगे? पढ़ लोगे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा आज का देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन है। जिम्बाब्वे के उपन्यास ने पेन पिंटर पुरस्कार 2021 जीता। कौन सा पुरस्कार जीता साथियों? तो पेन पिंटर पुरस्कार जीत लिया है। इस पुरस्कार की हम बात करेंगे और साथ के साथ में पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता? तो ये जिम्बाब्वे के कोई आदमी है आदमी क्या है? जिम्बाब्वे की एक लेडी है और इन्होंने ये जीत लिया है जिसका नाम है तित्तसी डांगरेम्बा। क्या नाम है? जिस प्रकार आप नाम ले सकते हो उस हिसाब से आप नाम ले लो। तित्तसी डांगरेम्बगा। क्या नाम है? देखो तित्तसी डांगरेम्बगा।
ये देख लो, आपको नाम लेना है, उच्चारण आपको देख लेना किस प्रकार से करना है। उल्टा सुल्टा नाम है, जो भी आंसर लगे पेन प्रिंटर पुरस्कार जीत लिया है। किसकी बात करें अपन, तो ये कहाँ की है साथियों, तो ये क्या है, जिम्बाब्वे की है। कहाँ की है, जिम्बाब्वे की है। क्या ये जिम्बाब्वे की है, और जिन्होंने ये अभी हाल ही में ये सारी चीज़ें पेन प्रिंटर पुरस्कार जीत लिया है। अब इसने किस पुस्तक के लिए जीता है, तो ये पुस्तक के लिए जीता है दिस मोनरेबल बॉडी, पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया है, दिस मोनरेबल बॉडी, ये पुस्तक का नाम है साथियों। और इस पुस्तक के लिए इनको पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया है। ये कहाँ की है, तो ये जिम्बाब्वे की है, जिम्बाब्वे की है, ये जिम्बाब्वे की है। इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है, कौन सा, पेन प्रिंटर पुरस्कार। पेन प्रिंटर पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो हेराल्ड प्रिंटर जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इन्हीं की याद में ये दिया जाता है। हेरोल्ड प्रिंटर जो बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता थे 2009 में ये शुरुआत की गई थी, 2009 में ये शुरुआत की गई थी। इन्हीं के आधार पर ये दिया जाता है। जिम्बाब्वे के उपन्यास ने पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 जीता है, जिनका नाम है तित्सतसी डांगरेम्बगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते देखो, तो बुकर शॉर्ट लिस्टेड जिम्बाब्वे की लेखिका तित्सी डांगरेम्बगा, जिन्हें पिछले साल भ्रष्टाचार के विरोध में हरारे में गिरफ्तार किया गया था, उनको पेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी अथल फुतूल के समय में महत्वपूर्ण सत्य को पकड़ने और संवाद करने की क्षमता के लिए उन्हें प्रशंसा की गई है। और डांगरेम्बगा की बात करते हैं, उनके काम दिन मोनरेबल बॉडी के लिए, उनका जो बात करते हैं, उनकी बुक है दिस मोनरेबल बॉडी, इसके लिए ये बुकर पुरस्कार इसमें दिया गया है और ये सम्मान इन्होंने जीत लिया है, जिसका नाम है पेन प्रिंटर पुरस्कार। क्या है, पेन प्रिंटर पुरस्कार। देख लो भैया, ये है वो लेडी। दिस मोनरेबल बॉडी ऑथर तित्सी डांगरेम्बगा विंस पेन प्रिंटर प्राइज, तो ये मैडम है जिम्बाब्वे की। सी वाज अवार्डेड फॉर हर वर्क दिस मोनरेबल बॉडी, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इस उपन्यास के बारे में इन्होंने लिखा और इस उपन्यास के कारण इनको क्या दिया गया था, पेन प्रिंटर पुरस्कार। पेन प्रिंटर पुरस्कार की हम बात करते हैं तो ये 2009 से शुरुआत की गई है। और पेन प्रिंटर पुरस्कार जो दिया जाता है, ये नोबेल लिटरेचर की बारे में यह दिया जाता है। जो हेराल्ड प्रिंटर है, इसके बारे में यह दिया जाता है। The annual award is given to an author who the website species must have a significant body of play poverty issues of pictures of the outstanding literary मेरिट रिटर्न इन इंग्लिश में ये सारी चीज़ें अगर लिखते हैं, कोई भी उपन्यास अगर इंग्लिश में लिखता है जिसमें प्ले पोएट्री इजी फिक्शन जो की बात कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें दी जाती है। ये हेरोल्ड प्रिंटर, इनकी याद में ये दिया जाता है और 2009 से ये स्टार्ट किया गया था। आगे चलते हैं, बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि रहने वाला है आपके एग्जाम में रिलेटेड। और ये एग्जाम में जो रिलेटेड रहने वाला है, ये किससे रिलेटेड है साथियों, तो ये रिलेटेड है साथियों, इससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है, एक सेकेंड, हम बात करते हैं इसमें। तो भारत ने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को साकार करने के लिए, मतलब सफलता करने के लिए, मतलब एक तरह से महासागर में, किस महासागर में, हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है। तो अभी हाल ही में भारत फ्री एंड ओपन इंडो ये पैसिफिक जो बात कर रहे हैं, ये सैनिक अभ्यास किया गया है, पैसिफिक सैन्य अभ्यास किया गया है। ये नौसेना सैनिक अभ्यास है। क्या है, नौसेना सैनिक अभ्यास है। ये कहाँ स्टार्ट किया गया है साथियों, तो ये स्टार्ट किया गया प्यारे बच्चों, कहाँ पर, तो हिंद महासागर में स्टार्ट किया गया है। हिंद महासागर में भारत और किस देश ने, बात करते हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक सैन्य अभ्यास किया गया है हिंद महासागर में, तो भारत और जापान ने, ये दोनों ने मिलकर इस सैन्य अभ्यास को पूरा किया है, भारत और जापान ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत और जापान। जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी आप मुझे बता दो, जापान की राजधानी क्या है और यहाँ के जो बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। मुझे ये बता दो कि भारत और जापान ने 2020 में, भारत और जापान ने 2020 में
बात करते हैं तो 2020 में भारत और जापान के द्वारा जिमेक्स सैनिक अभ्यास किया गया था। जिमेक्स जो बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिमेक्स सैन्य अभ्यास किया है। इसके अलावा भारत और जापान के बीच में जो महत्वपूर्ण सैनिक अभ्यास है जिसमें भाग लेता है भारत और जापान दोनों, जो कि बात करते हैं इसमें, तो जिसका नाम आपने सुना होगा मालाबार। मालाबार आपने सुना होगा, मालाबार सैनिक युद्ध अभ्यास की हम बात करते हैं तो ये किस किस के बीच में होता है, तो ये भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और ये कौन है इसमें शामिल, 4 देश इसमें शामिल है, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ना। तो भारत जापान ऑस्ट्रेलिया यूएसए इसमें शामिल है, जिसमें हम बात करते हैं भारत जापान के बीच नौसेना युद्ध अभ्यास होता है। और अभी हाल ही में जो बात करें, किसकी बात करें, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक सैनिक युद्ध अभ्यास की बात कर रहे हैं। ये किसने स्टार्ट किया है, तो भारत और जापान के बीच में ये नौसेना सैनिक अभ्यास हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भारत और जापान के बीच 2020 में जिमेक्स हुआ था और बालाबार जो भारत जापान ऑस्ट्रेलिया यूएस के बीच में सैनिक अभ्यास होता है। इसी में आगे चलते हैं तो देखो आप, जिसमें बात करते हैं तो जापान की तरफ से कौन कौन भाग लिया, तो जापान की तरफ से भाग लेते हैं। जहाज के नाम बता दूं मैं आपको, तो ये जहाज के नाम है JS कसीमा इसमें शामिल हुआ। साथ के साथ में इसमें शामिल हुआ सेतो युकी, क्या नाम शामिल हुआ, सेतो युकी इसमें शामिल हुआ। तो 2 जहाज कहाँ के थे, जापान के थे, जहाज कसीमा और जहाज सेतो युकी, जो कि हिंद महासागर में शामिल हुआ। अब भारत का कौन सा जहाज था, तो भारत की बात करते हैं तो INS कुलिस इसमें शामिल था। INS राजपूत और INS संध्या क्या हो गए, रिटायरमेंट हो चुके हैं, सेवा मुक्त हो गए। बात की थी अपन ने INS राजपूत 41 साल बाद क्या हुआ था, सेना मुक्त हुआ था विशाखापट्टनम डॉकयार्ड से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो INS जो बात करते हैं कुलिस शामिल हुआ भारत जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक में, और ये बात कर ली है। पिछले साल सितंबर के महीने में भारतीय नौसेना के बीच में जो बात करते 3 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास हुआ था, जिसका नाम है जिमेक्स, जापान का और भारत के बीच में भारत जापान के समुद्री द्वीपेक्स 4था संस्करण था जिमेक्स। तो कब हुआ था, 2020 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देख लो आप, इंडिया जापान कंडक्ट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर में ये किया गया है, ठीक है। ये क्यों किया गया है, तो ये भैया किया गया है धोखेबाज के खिलाफ। किसके खिलाफ किया गया है, तो ये किया गया है साथियों धोखेबाज के खिलाफ। धोखेबाज कौन है, तो ये ही धोखेबाज है दुनिया का, जिसको अभी हाल ही में घेरने के लिए किसको साथ लिया जा रहा है, तो आपको पता है G7 शिखर सम्मेलन हुआ था। G7 शिखर सम्मेलन में क्या करता है, तो G7 शिखर सम्मेलन में किसकी बात करते हैं अपन, कौन शामिल धोखेबाज को घेरने के लिए क्या कहता, B3W, याद है आपको, एक सेकेंड, B3W के बारे में हमने बात की थी। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की हमने बात की थी। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इसमें क्या आया था, धोखेबाज को क्या करेंगे, G7 के पूरे देश इसमें चीन को घेरेंगे। चीन के लिए ये, चीन के खिलाफ भारत को मिला जापान का साथ, और चीन के खिलाफ में ये स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम अपन ने बात कर ली है। ये सैनिक अभ्यास इसने स्टार्ट किया है। आगे चलते हैं तो जेस कसीमा एंड सेतो युकी और भारत का INS कुशिक इसमें शामिल है। ये बात करते हैं जिमेक्स 2020 में हुआ था और 2000 इसमें भारत ने और जापान ने इसमें शामिल किया था, ठीक है। तो मरुस्थलीकरण, भूमि शरण, अब बात कर रहे हैं इसकी, एक सेकेंड, तो इंडिया जापान के बीच में ये हो गया, आपको ये पूरा ध्यान रखना है जिमेक्स 2020। साथियों मैं बताना चाहूँगा कि हमारे होस्ट आ चुके हैं आज के प्यारे से RCM सर, उनके बारे में मैं आपको क्लास में लेना चाहता हूँ, उनको बुलाना चाहता हूँ कि आपको क्लास के बीच में थोड़ा सा मोटिवेशन प्रदान करें, क्योंकि हमारे रीजनिंग किंग है वो एक तरह से बादशाह है श्री जी क्लासेज के, उनके बिना किसी का वैसे मन भी नहीं लगता, और वो हमारे बीच में पधार चुके हैं। उनको मैं आपसे 2 बात करने के लिए, मोटिवेशन बनाने के लिए उनको आपके सामने बुलाना चाहता हूँ। तो RCM सर मैं करता हूँ आपका हार्दिक स्वागत। इसके बाद जो हमारे सेशन में बात करेंगे थोड़ी सी मोटिवेशनल की, और बात करते हैं RCM सर की। तो आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार साथियों, और उम्मीद है आप करंट अफेयर्स की क्लास का आनंद ले रहे होंगे, मज़े से ज़ोरदार तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बड़े जोश के साथ सर आपको पढ़ाते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ आपकी यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं। ज़िंदगी में अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको खुद को पॉजिटिव बनना पड़ेगा। खुद को आप एक ही में शब्द ऐसा है जो आपको सफलता दिला सकता है। तो सफल होने के लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। आज तक आपने क्या किया है क्या नहीं किया वो चीज़ें मायने नहीं रखती, लेकिन अगर आज बिल्कुल जीरो लेवल से बात को आप स्टार्ट कर दोगे तो आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। अगर आज से भी आप शुरुआत करते हो तो कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती। ये दुनिया का उसूल है और ये ज़िंदगी का उसूल है। तो अभी तक आपने अगर अपनी ज़िंदगी का अगर टारगेट नहीं बनाया, अगर आपने टारगेट फिक्स नहीं किया, तो आप अपनी ज़िंदगी का टारगेट बना लें सबसे पहले तो, क्योंकि जब तक आपकी ज़िंदगी का टारगेट फिक्स नहीं होगा आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपनी लाइफ का टारगेट बनाएं कि यार मुझे बनना क्या है, मुझे किस फील्ड में जाना है। और जब टारगेट आप बना लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी मेहनत स्टार्ट होगी और उसी के अकॉर्डिंग आप मेहनत करोगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका जज्बा जगेगा। तो आपको देखो सफल होने के लिए क्या करना है, आपको 24 घंटे और 24 घंटे में ऐसा नहीं कि यार 3-4 घंटे पढ़ लिए और आपको सफलता मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 24 घंटे में से आपको पूरा थोड़े दिनों के लिए 6 महीने के लिए जितने भी टाइम है वो आप पढ़ाई पर दे दें। इधर उधर जो भी रोग आपको लगा हुआ है उन रोगों को आप थोड़े दिन के लिए भूल जाएं, क्योंकि हमारे अंदर रोग होता है। इंस्टा का रोग है, एफबी का रोग है, यहाँ पर बात करें व्हाट्सअप का रोग है। लेकिन माय डियर अगर बात करें तो ये रोग हैं और इनमें टाइम आपका यूं ही बर्बाद हो जाता है और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद अपन कर रहे हैं। यहाँ पर अपने टाइम को बर्बाद नहीं कर रहे, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर आज आपको सफलता मिल जाएगी तो आपसे कोई भी बुरा नहीं बोलेगा। अगर आपने ज़िंदगी में पैसा नहीं कमाया और सफलता आपको नहीं मिली तो हर आदमी आपकी असफलता पर ऐसे कड़वे शब्द बोलता है कि आपके पास बोलने को जवाब नहीं होता। तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के लिए पहले आपका टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर श्री जी क्लासेज के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पर हम लेके आए हैं उस पर आपके लिए ज़बरदस्त मेहनत करवाई जा रही है। और जिस चीज़ को पढ़ा रहे हैं उसको आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप पहले टारगेट तो फिक्स करें कि यार लाइफ में आपको करना क्या है, क्योंकि जब तक लाइफ का टारगेट फिक्स नहीं होगा तब तक बात आपकी नहीं बनेगी। थोड़े दिनों के लिए इधर उधर की बातें सब छोड़ दें। एक कड़वे सत्य की माय डियर बात आपसे करता हूं, अगर आपको सफलता नहीं मिली तो आपकी ज़िंदगी में जो है दूसरे के आने की तो बात छोड़ो, वो भी आपको छोड़ के चला जाएगा। और ये हकीकत है कि अगर आपका कोई साथी कोई सी भी प्यार, कोई सा भी मोहब्बत हो, अगर आप मुसीबत में हो तो कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है अगर आप ज़िंदगी में असफल हो। और अगर आपके पास पैसा है और आपके पास ज़िंदगी में एक अच्छे मुकाम पर हो, तो अगर कोई आप दूसरे आदमी से भी पैसा उधार भी मांगोगे तो वो ईजी वे में आपको दे देगा, भले आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में आपके पास कुछ नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत पड़ने पर 1000 रुपया भी आपको नहीं देगा, चाहे कैसी आपकी मोहब्बत हो, कैसा ही आपका दोस्ताना हो, कैसा ही आपका रिश्तेदार हो, कोई भी साथ आपको नहीं देगा। क्योंकि आदमी साथ उसी का देता है जिसके पास कुछ हो, और कुछ ज़िंदगी में तब होगा जब आपको ज़िंदगी में सफलता मिलेगी, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचोगे। देखो नौकरी क्या है लेकिन कुछ नहीं है, आपके पास ज़िंदगी में पैसा होना चाहिए। अगर पैसा है तो आपके पास सब रिश्ते नाते आपके हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका कोई भी नहीं है, मुसीबत में कोई भी साथ नहीं देता है। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप इतना मेहनत करो यार कि एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएं। और एक सरकारी नौकरी लगने के बाद भी आदमी की इज्जत अलग ही बन जाती है। पैसा कितना आ रहा है वो अलग बात है, कितना क्या कर पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन एक इज्जत बन जाती है यार, सरकारी नौकरी वाला है, कुछ ना कुछ तो है इसके पास। परिवार में देखोगे, रिश्तेदारी में देखोगे, हर जगह आपकी क्या रहेगी, इज्जत रहेगी। तो आप दिल लगा के पढ़ें। बड़ी ज़बरदस्त करंट अफेयर्स में सर के द्वारा आपके लिए मेहनत की जा रही है और उस मेहनत का आप फ़ायदा उठाएं, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 1 महीने 1.5 महीने पढ़ लो तो उससे तैयार नहीं होगा। लगातार डेली आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको करंट अफेयर्स पढ़ाई जा रही हैं। और आप देखोगे इसका पूरा एनालिसिस करोगे ना कि यार क्या किया जा रहा है, क्या मैटर आपको दिया जा रहा है, तब आपको आइडिया लगेगा। तो मेहनत करते जाएं और पढ़ते जाइए। और सेशन अगर आपको अच्छा लगता है
और आपको लगता है कि यार वीडियो देखने के बाद कि आपके लिए कुछ बेहतरीन किया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा माय डियर सेशन को आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखो, जो आपका कमेंट होता है वो हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट क्यों? अगर आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव चीज़ आती है तो हमें उससे एनर्जी मिलती है, और आपकी तरफ से अगर कोई फीडबैक ऐसा आता है कि जिसमें यार सुधार किया जाए, तो उसमें हम अपने आप को और कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको कोई कमी लगती है तो उसे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है कि हाँ यार मुझे कोई ना कोई फ़ायदा आ रहा है, उसे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पॉजिटिव कमेंट आपका आता है वो भी इंपॉर्टेंट है, और आपकी कोई कमी आप बताते हो वो भी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमी नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि यार कहाँ पर कमी, क्या और अच्छा कर सकते हैं। और स्टूडेंट से अच्छी तरीके से इसको और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इंसान को खुद की जो कमी है वो नज़र नहीं आती। खुद का फीडबैक दूसरा ही देगा, तब वो हमें पता लगेगी और उसे हम अच्छा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको अच्छी लग रही है चीज़ें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चीज़ों को पढ़ते रहें और सर के साथ जुड़ते रहें। बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें, इतना जो एनर्जेटिक अध्यापक आपको कहीं भी देखने को नहीं मिले। एक एनर्जी, एक जज्बे और एक जोश के साथ आपको सर पढ़ाते हैं, तो उसका बेनिफिट आप उठाएं। बहुत ही लाजवाब तरीके से पूरी चीज़ें आपके लिए लाई जा रही है। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद सर आपका, बहुत धन्यवाद सर आपका मोटिवेशन बनाए रखने के लिए। चलते हैं बच्चों आगे और करते हैं हम आज का सेशन फिर से स्टार्ट। और हम चल रहे थे 7th नंबर के क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन की, तो 7th नंबर का क्वेश्चन है साथियों हमारा आज का। इसमें बात हो रही है मरुस्थलीकरण, एक सेकेंड, मरुस्थलीकरण, भूमि शरण और सूचे एवं संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय संवाद को वस्तुतः किसने संबोधित किया? तो अभी हाल में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, भूमि शरण और सूचे पर बात करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन की उच्च स्तरीय जो बात हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें क्या कहता, अभी हाल ही में मोदी जी ने भाग लिया था। क्या लिया था? नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाग लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाग लिया था, और मोदी जी ने मरुस्थलीकरण के बारे में ये बताया कि जिस प्रकार हम बात करते हैं, तो मोदी जी ने कहा कि 2.6 एकड़ जमीन पर, 2.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर क्या करेंगे, मोदी जी क्या करने वाले हैं, मरुस्थलीकरण को खत्म करने वाले हैं, और इसमें क्या करने वाले हैं, उपजाऊ जमीन बनाने वाले हैं। 2 करोड़ हेक्टेयर जमीन की बात करेंगे तो आप बोलोगे गुरुजी क्या मोदी जी कहीं ना कहीं किसी ज़मीन पर कब्जा तो करने नहीं जा रहे? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें मोदी जी कब्जा करने चले जाए एक तो, क्योंकि वहाँ पे भी क्या चल रहा है, उथल फुथल चल रही है। आपको भी पता है कि ऐसा नहीं कि जो मरुस्थलीकरण जो क्षेत्र है पंजाब राजस्थान बॉर्डर में, पंजाब के पाकिस्तान के बॉर्डर में, उसमें तो पाकिस्तान को अपने इसमें कब्जा करने नहीं जा रहे मोदी जी। टैंकर वगैरह लेकर युद्धाभ्यास चल ही रहा है इनका, अभी हाल में पढ़ा अपन ने। इस तरह से वहाँ तो नहीं चले जा रहे। नहीं साथियों, अभी मोदी जी ने ये तो नहीं बोला, लेकिन इसने जो संवाद में बोला है वो इतना सा बोला है साथियों कि 2.6 करोड़ हेक्टेयर का क्या करेंगे, ये जमीन को उपयोग करेंगे, और उपयोग करके उसको उपजाऊ बनाएंगे। उपयोग करने के बाद क्या करेंगे, इसको उपजाऊ बनाएंगे। ये टारगेट रखा गया है मोदी जी के द्वारा 2030 का। 2030 तक क्या बोला है कि इतनी जमीन को हम क्या कर देंगे, उपजाऊ होने लायक बना देंगे, मरुस्थलीकरण को रोक देंगे। मरुस्थलीकरण क्या होता है कि जो डेजर्ट ज़मीनें, रेगिस्तान होता है, आपने जो नाम सुना होगा, पश्चिमी राजस्थान की हम बात करते हैं तो जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ये इलाके एक तरह से रेगिस्तान के इलाके हैं राजस्थान में। इस प्रकार अपन ने जो गुजरात का बात की थी, कौन सा, बन्नी ग्रासलैंड की बात की थी। किसकी बात की थी? आधे आपको बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी घास का मैदान, बन्नी का घास का मैदान, जो बहुत बड़ा घास का मैदान है जिसने चरवाहों के लिए ये खोला गया है। इस बन्नी ग्रासलैंड के बारे में भी इसमें चर्चा हुई है। किसमें चर्चा हुई है? इस उच्च स्तरीय संवाद को लेकर इसमें चर्चा हुई थी, और बन्नी ग्रासलैंड के बारे में बोला है
कि इसको भी क्या बनाया जाएगा, उपजाऊ बनाया जाएगा, इसमें भी क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। ये किसने किया, मोदी जी ने किया है संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तर बैठक में। अब यूनाइटेड नेशन की बात आई है तो यूनाइटेड नेशन के बारे में आप मुझे बता दो, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, तो ये बात करते हैं संवाद किसने किया, मोदी जी ने कर लिया है। तो मोदी जी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने 30 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र जोड़ा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/4 हो गया है। और भारत जो बात करते हैं मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र के साथ उच्च संबंध में इसमें बात की थी। और गुजरात के कच्छ के रण में बन्नी क्षेत्र ये दर्शाता है कि कैसी भूमि की बहाली अच्छी मिट्टी के स्वास्थ्य, भूमि उत्पादक में खाद्य सुरक्षा और बेहतर आजीविका का एक चक्र शुरू कर सकती है। बन्नी ग्रासलैंड में इन्होंने बात किया है कि उसको भी उपजाऊ बनाया जाए, जो कहाँ की है, गुजरात कच्छ की बात है। तो पीएम मोदी एड्रेस हैज यूनाइटेड हाई लेवल डायलॉग से इंडिया इज वर्किंग टुवर्ड्स रेस्टोरिंग 2.6 करोड़ हेक्टेयर टू ऑफ डिगार्डेड हैलीलैंड बाय 2030 तक इन्होंने 2.6 करोड़ हेक्टेयर जो खराब भूमि है इसको अच्छी दिशा में काम करके उपजाऊ बनाएंगे और उपजाऊ करके भारत को विकासशील देश से आगे बढ़ाएंगे। ये मोदी जी का बयान है जो 2 बार छप गया है, ये आपको ध्यान रखनी है। भूमि क्षरण विकासशील देशों के लिए एक विशेष चुनौती बनी हुई है, और ये दक्षिण सहयोग की भावना से भारत साथी विकासशील देश में ये किया जा रहा है, भूमि बहाली में ये काम किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। ये यूनाइटेड नेशंस किसके अंतर्गत आता है, तो ये UNCCD के अंतर्गत आता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसके अंदर ये बैठक हुई थी मरुस्थलीकरण को लेकर, जिसमें ये अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 17 जून 1994 में हुई थी। 17 जून 1994 को UNCCD की स्थापना हुई थी, 17 जून 1994 को। और जो बात करते हैं इसमें इफेक्ट कब से आया था, 1996 से इफेक्टिव में आया था। ये 1994 में तो स्थापना हो गई थी, इफेक्टिव में कब आया था, तो ये इफेक्टिव में 1996 में आया था, जिसकी बात कर रहे हैं अपन UNCCD की। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें ये समझ में आई होगी। यदि आपने को समझ में आई तो एक बार सेशन को जल्दी से जल्दी आप क्या कर दो, शेयर कर दो। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भैया ये क्वेश्चन है खिलाड़ी भैया से संबंधित। किससे संबंधित है, खिलाड़ी भैया से संबंधित ये सेशन है, जिसकी हम क्या करें, चर्चा कर रहे हैं। देखो अभी हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माईलैब सॉल्यूशंस, आपने नाम सुना होगा माईलैब का, माईलैब सॉल्यूशंस की हमने बात की थी, और हमने कल ही बात की थी पिछले कुछ दिनों में। तो माईलैब सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं साथियों। तो माईलैब सॉल्यूशंस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है साथियों अक्षय कुमार को। किन्हें नियुक्त किया गया है, अक्षय कुमार को ये नियुक्त किया गया है। अक्षय कुमार को माईलैब सॉल्यूशंस के जो बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं। ब्रांड एम्बेसडर क्या होगा, तो ब्रांड एम्बेसडर क्या करेगा भैया, एम्बेसडर ये बात करते। देखो माईलैब क्या है, तो माईलैब एक पुणे की कंपनी है। माईलैब क्या है, एक पुणे की कंपनी है। अब ये पुणे की कंपनी के द्वारा एक टेस्ट किट प्रोवाइड की गई थी। उस टेस्ट किट का नाम क्या था, तो उस टेस्ट किट का नाम था साथियों, क्या नाम था, कोविशील्ड। क्या नाम था, कोविशील्ड। इस टेस्ट किट का नाम था। अभी इस कोविशील्ड में क्या किया गया, तो कोविशील्ड का जो बात करते हैं इस प्रकार से ये टेस्ट किट तो बना दी गई, लेकिन इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा। प्रचार प्रसार करने के लिए एक बड़ा सा रोल मॉडल आदमी चाहिए, और रोल मॉडल आदमी जो प्रचार प्रसार करेगा, जागरूकता फैलाएगा देश दुनिया में, अपने भारत में लोगों के बीच में कि ये माईलैब टेस्ट किट का काम कैसे करती है, माईलैब टेस्ट किट को कैसे उपयोग में करना है, ये आपके लिए कितनी ज़रूरी है, ये कितने रेट में उपलब्ध हो जाएगी, ये सभी चीज़ों को लेकर अक्षय कुमार जी को इसमें क्या है, जागरूकता फैलाने के लिए, क्या करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया है, जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। और ब्रांड एम्बेसडर कौन बना दिए गए, खिलाड़ी भैया इसमें ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं अक्षय कुमार। ये आपको ध्यान रखना है। और माईलैब की बात करते हैं, ये किसकी कंपनी है, तो साथियों ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, एक सेकेंड यार, तो ये बात करते हैं माईलैब सॉल्यूशन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले देख लो, बायोटिक फर्म माईलैब साइन अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर, ये आपके सामने पूरी बातचीत हो गई है।
देखो माई लैब साइंस ऑफ विद अक्षय कुमार टू क्रिएट हेल्दी इंडिया, ये माई लैब कोविशील्ड टेस्ट किट है, इसका ये प्रचार करेंगे कौन से खिलाड़ी भैया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। किस ऐप इसमें ऐप में होगा, ये इसमें ऐप का नाम है कोविशील्ड। इस ऐप में क्या होगा, टेस्ट किट से आप क्या करोगे, टेस्ट करोगे घर पे ही, और उस ऐप में क्या करोगे, आप रिपोर्ट दर्ज करोगे। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में ये जो संख्या है आपकी, ये कहाँ चली जाएगी, ये संख्या चली जाएगी गुरुजी किसके पास जाएगी, तो ये सरकार के पास चली जाएगी कि आप कोरोना मरीज हो या नहीं हो। आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो इसमें देखो इसके डायरेक्टर कौन है माई लैब के, तो ये शैलेंद्र जी कवाड़े इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, हेड ऑफिस पुणे में है। ये हसमुख रावल है जो कि क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों आज का, फाइबर और खनिज समृद्ध, क्या नाम है, फाइबर और खनिज समृद्ध, खनिज समृद्ध। अब इसकी हम बात करते हैं, तो इसने अभी हाल ही में जलगांव केला, क्या नाम है, जलगांव केला। अब ये जलगांव केला की अभी हाल ही में एक खेप है जो कि कहाँ बात करते हैं, ये दुबई भेजी है, कहाँ भेजी है, दुबई, और दुबई भेजी गई है, निर्यात की गई है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा केला, जलगांव केला। किसकी खेप कहाँ भेजी गई है, दुबई में भेजी गई है। ये एक प्रकार से जीआई टैग प्राप्त तो नहीं है, फाइबर और खनिज समृद्ध जलगांव केला है जिसकी खेप दुबई भेजी गई है। और ये कहाँ से भेजा गया है, तो ये भेजा गया है साथियों महाराष्ट्र से। कहाँ से भेजा गया है, तो ये महाराष्ट्र से भेजा गया है। अब बात करते हैं, ये जलगांव केला जाया गया, कहाँ गया, दुबई चला गया। अब दुबई में इसकी प्रसिद्धि बढ़ा देगा इस केले की। इसी प्रकार महाराष्ट्र ने कुछ दिन पहले गोलवाद सपोटा, आपने नाम सुना था जिसके बारे में मैंने बताया था, गोलवाद सपोटा। ये एक तरह से किसकी किस्म थी है, तो ये गोलवाद सपोटा थी साथियों, चीकू की किस्म। किसकी किस्म थी, चीकू की किस्म थी। और ये चीकू की किस्म कहाँ की गई थी, ये यूके में निर्यात की गई थी। गोलवाद सपोटा जो जीआई टैग प्राप्त है। गोलवाद सपोटा चीकू की किस्म है जो कहाँ भेजी गई थी, यूके ब्रिटेन भेजी गई थी। और जो गोलवाद सपोटा ये चीकू की किस्म है। और अभी हाल ही में जलगांव केला जो महाराष्ट्र के बात करते हैं, ये महाराष्ट्र से कहाँ भेजा गया है, तो ये दुबई भेजा गया है। कहाँ भेजा गया है, दुबई भेजा गया है। कल परसों अपन ने बात की थी, याद है आपको, जर्दालू आम, नाम सुना है आपने, जर्दालू आम। जो जर्दालू आम की जो निर्यात की गई थी, वो निर्यात कहाँ से की गई थी, तो वो बिहार से की गई थी, भागलपुर जिले से। भागलपुर जिले से बिहार से निर्यात किया गया था, जो जीआई टैग प्राप्त है। बिहार की अगर हम बात करते हैं, तो बिहार में याद है आपको शाही लीची, बिहार की शाही लीची भी क्या है, जीआई टैग प्राप्त है, जीआई टैग प्राप्त है। ये आपको ध्यान रखना है। बिहार के भागलपुर जिला से तो जो बात करते हैं, जर्दालू आम भेजे गए हैं, गोलवाद सपोटा चीकू की किस्म में ब्रिटेन भेजी गई है, जलगांव केला की खेप दुबई भेजी गई है। कौन से राज्य से, महाराष्ट्र राज्य से भेजी गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कितनी भेजी गई है, तो 22 मेट्रिक टन जलगांव केला की ये भेजी गई है। इसमें पूरी पीडीएफ उपलब्ध है। महाराष्ट्र की हम बात करते हैं साथियों, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या है, राज्यपाल है। उद्धव सिंह ठाकरे क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री है। और 48 यहाँ की लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 19 हैं, विधानसभा सीटें 288 है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तो आपको ध्यान रखनी है, 48, 19 और 288, ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ के बात करते हैं विधान परिषद है, तो विधान परिषद की हम बात करते हैं, तो यहाँ की विधान परिषद कितने, 78 यहाँ पे विधान परिषद है। डेली अपन विधान परिषद की बात करते हैं। विधान परिषद आर्टिकल 169, तू भी मजाकर ट्रिक वाली आपको ध्यान रखनी है, याद हो गई होगी। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और बात करते हैं जम्मू कश्मीर इसमें नहीं है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश इसमें शामिल नहीं है, सॉरी मध्य प्रदेश शामिल नहीं है। विधान परिषद की सीटें कितने, 78 इसमें विधान परिषद की सीटें। चंदौली, गुगामल, नवागांव और ये इसमें क्या है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र के। आपको पता है, ये एक बात करते हैं इसमें, तो अपन ने कल परसों में महाराष्ट्र के बारे में बात की थी, बार बार मध्य प्रदेश याद आ रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है जीआई सर्टिफिकेट जलगांव बनाना जो एक्सपोर्ट किया गया है दुबई में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं जिसकी जो बात करते हैं उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो इसके प्रमुख उत्पादन की हम बात करते हैं साथियों, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश,
केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार एंड मध्य प्रदेश। इसमें ये बात करते हैं तो ये प्रमुख उत्पादन राज्य है किसके, जलगांव केले के। जलगांव बनाना की हम बात करते हैं तो ये देखो आपको जलगांव बनाना कितना प्यारा लग रहा है। ये जलगांव बनाने की हम बात करते हैं जो जीआई टैग प्राप्त है महाराष्ट्र से, इसको इन राज्यों में भी प्राप्त किया जा सकता है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश। आगे चलते और बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ये जीआई टैग आपको पता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बात करते हैं। ये गोलवास सपोटा है जो चीकू की किस्म है, ये अभी हाल ही में भेजी गई थी कहाँ पर, यूके में, जो महाराष्ट्र के पालघर जिले से स्थित है। ये ज्योग्राफिकल इंडेक्शन की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र के प्रमुख ज्योग्राफिकल इंडेक्शन की बात करते हैं प्राप्त जीआई टैग प्राप्त की वस्तुएं हैं जिनके बारे में आपको देख लेना है। महाराष्ट्र कहाँ स्थित है तो ये रहा महाराष्ट्र, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 10वें नंबर का आज का हमारा क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानद सदस्य WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस संगठन के अभी हाल ही में मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो मानद सदस्य के रूप की बात करते हैं तो ये एक तरह से टेक्निकल एडवाइजर होते हैं। क्या होते हैं, टेक्निकल एडवाइजर होते हैं। एडवाइजर मतलब क्या होता है, एडवाइजर मतलब होता है सलाहकार, टेक्निकल सलाहकार है। और सलाहकार की बात करते हैं किन्हें नियुक्त किया गया है तो ये IIT कानपुर के प्रोफेसर मुकेश कुमार को नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है तो IIT कानपुर के प्रोफेसर किन्हें नियुक्त किया गया है, IIT कानपुर के प्रोफेसर मुकेश जी को नियुक्त किया गया है। और ये क्या नियुक्त किया गया है, टेक्निकल एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है, इसके हेड कौन है, इसके हेड है टेड्रोस साहब। कौन है, टेड्रोस साहब इसके हेड है, टेड्रोस साहब इसके हेड है। और इनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है टेक्निकल एडवाइजर के रूप में। IIT कानपुर की ये प्रोफेसर है मुकेश शर्मा। ये आपको तथ्यात्मक जानकारी है जो ध्यान रखनी है। आगे चले बात करते हैं इसमें तो IIT कानपुर की ये मुकेश शर्मा को WHO का टेक्निकल एडवाइजर रूप में नियुक्त किया गया है। IIT कानपुर प्रोफेसर अपॉइंटमेंट हॉनरी मेंबर ऑफ WHO बॉडी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। टेड्रोस एडम जो बात करते हैं ये डायरेक्टर है, हेड है यहाँ के, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब तथ्यात्मक जानकारी जो आपको केवल ध्यान रखनी है, नोटबुक में नोट कर लेना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस को अपनाया गया, क्या नाम है, UN के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण की बात करते हैं तो ये प्रेषण आपने एक वर्ड सुना होगा रेमिटांस। क्या नाम सुना होगा, रेमिटांस नाम सुना है, रेमिटांस। इस रेमिटांस को अपनाया गया है और ये किस दिन मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है साथियों 16 जून को। कब मनाया जाता है, 16 जून को। अब इसमें होता है क्या है तो जो रेमिटांस क्या होता है, रेमिटांस वर्ड की हम बात करते हैं तो विदेशी जो लोग हैं, जैसे ये अपने देश के लोग विदेश में जाकर रहने लग गए, वो अपनी फैमिली को धन उपलब्ध कराते हैं, धन भेजते कमा के, उसी को रेमिटांस बोलते हैं। मतलब विदेशी जगह से प्राप्त धन अपने देश में आता है तो इस देश में आता है भारत में तो वो रेमिटांस भारत का कहलाएगा। लेकिन अगर वही देश का बात करते वही फैमिली को आता है तो वही क्या कहलाता है, वही बात करते हैं तो वो फैमिली प्रेषण की बात कर रहे हैं, वो परिवार प्रेषण की बात कर रहे हैं, ये रेमिटांस कहलाता है। जिसमें क्या होता है कि बच्चे अपने माता पिता को क्या करते हैं, पैसे कमा के भेजते हैं। और इस दिन को यूनाइटेड नेशन ने बनाने के लिए 16 जून का दिन दिया है। कौन सा दिन दिया गया है, 16 जून का। और रेमिटांस प्राप्त करने वाले टॉप लिस्ट में भारत का नाम है कि भारत को सबसे ज़्यादा रेमिटांस प्राप्त होता है, भारत से को सबसे ज़्यादा विदेशी पैसा प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ज़्यादा इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। इस साल इसकी थीम की बात करते हैं तो इसकी थीम थी इस साल की इन्वेस्टमेंट, इसकी थीम थी साथियों इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इस साल इसकी
थीम थी। किसकी थीम थी? तो ये थीम थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवार पोषण दिवस को मनाया जाता है। ये 16 जून को मनाया जाने लगा है। ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमेंटाइज 16 जून को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं साथियों इसमें, तो आपको पता है कि 16 से 17 जून को ग्लोबल फॉर्म ऑफ रेमेंटाइज इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इसकी थीम रखी गई है। 16-17 जून को ऑनलाइन मीटिंग इसकी हुई थी। आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो फैमिली दिवस होते हैं, फैमिली संयुक्त दिवस है, कब मनाया जाता है? मई में मनाया गया था, ध्यान रखना। और कब मनाया गया था? 15 मई को। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आज का, जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। विश्व भर में हर साल विश्व पवन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व भर में वर्ल्ड विंड डे कब मनाया जाता है? 16 जून को, 11 जून को, 12 जून को या 13 जून को? इसका कमेंट बॉक्स में, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और बता देना है कि विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है। बात करते हैं, आज का सेशन यहीं खत्म करेंगे हम। और जैसे कि हम बात करते हैं साथियों, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे देना और बता देना कि सर जिसका ये आंसर है। तो थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेशन को शेयर करना है, लाइक कमेंट करना ना भूलना। अच्छा लगे और नोट डाउन डेली क्लास को किया करो। अगर नोट डाउन करोगे तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।